नमस्कार मित्रों, प्रवाह मंथन में आज फिर एक बार आप लोगों का स्वागत है। आज चुनाव का उत्तर प्रदेश चुनाव का छठा चरण है और आज के मतदान के बाद लगभग ये तय हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुमत के आगे आ गई है। जो सातवां चरण होगा वो सरप्लस में जाएगा कि कितने और हम आगे जा सकते हैं और इसका आकलन लगाना थोड़ा सा कठिन इसलिए भी है कि दो पार्टों के बीच में ये चुनाव चल रहा है। एक तरफ लाभार्थियों का जो जो मन में जो उनके विचार हैं और उन्हीं लाभार्थियों में ये भी विचार है कि महंगाई और बेरोजगारी, इन दोनों का पलड़ा किधर ज़्यादा भारी है, जो है वो डिफरेंस जो है ये निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जा रहा है। और इसलिए अभी तक का जो आंकड़ा वो आया हुआ वो ये कि ये 240 से लेकर के 270-75 के बीच में ये कहीं ना कहीं ये जाकर के लास्ट जो 7वां फेज होगा उसमें ये सीट बैठेगी जो है। तो अब देखिए आगे का परिणाम होता है। लेकिन ये आज का जो मेरा वीडियो है, चूँकि मैंने पिछले बार कहा था कि चिल्लूपार पे वीडियो रहेगा, तो चिल्लूपार विधानसभा का आज का ये वीडियो है। आप जैसे सबको पता है कि यहाँ जो वर्तमान में जो विधायक हैं राजेश, ये विनय तिवारी जी हैं, ये हरशंकर तिवारी जी के सुपुत्र हैं। हरशंकर तिवारी जी का कोई नया नाम नहीं है और 80 के दशक से जो लोग भी 20 साल से उम्र के रहे होंगे, तो एक 20 से 50 वर्ष का जो भी आदमी होगा, वीरेंद्र शाही और हरशंकर तिवारी का ऐसा शायद ही कोई आदमी हो पूर्वांचल का जो नाम नहीं जानता होगा। आज जो माफिया दिख रहे हैं, ये माफिया उस समय जब नहीं थे, जब ये लोग थे, और इनमें आपस में बहुत तनातनी था शाही जी में और हरशंकर तिवारी में। जब शाही जी की जब लखनऊ में हत्या हो गई, उसके बाद से हरशंकर तिवारी भी के पीछे एक डांग उसमें 90 के दशक में हुआ था शिवप्रकाश शुक्ला, और उसने भी मारने की सुपारी वगैरह ऐसा सुनने में आ रहा है कि हरशंकर तिवारी के भी पीछे पड़ा था जो है। खैर उसका भी इनकाउंटर हो गया। और एक तरह से तिवारी जी वो जिस ढंग की राजनीति करते आए थे उसमें कमी तो कुछ नहीं आई, लेकिन वो अपराध का जो डायरेक्ट जो सिलसिला था उसमें कम करके अपने को जो है अपने व्यापार को आगे बढ़ाने लगे, बच्चों को और परिवार को भी उसमें जो है समेटने लगे। इनका देखा जाए करियर राजनीतिक तो 1985 से ये चुनाव लड़ रहे हैं, और 1985 में जब पहली बार चुनाव लड़े थे तो इनका वोट का जो परसेंटेज था उस क्षेत्र में जो है ये करीब 49.80-89, यानी कि करीब करीब आधा वोट जो है उनको ये मिला था। और 85 के बाद से लेकर के और अब तक ये जब तक चुनाव लड़े तब तक लगातार वोट का परसेंटेज जो है वो गिरता गया। एक बार 2002 में थोड़ा सा बढ़ा था जो है 46% के आसपास आया था, नहीं तो ये घटते घटते 37%, 35%, और लास्ट में जब ये अपने को विड्रा किए हैं और अपने बेटे को राजनीति में आगे कर दिए जो है, ये देखिए ये 2012 में 2012 और 2007 ये जो दो चुनाव थे, 2007 में आप जानते हैं कि पूर्ण बहुमत की सरकार थी बसपा की, मायावती की, और 2012 में समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत की समाज। इन दोनों में बसपा से एक उम्मीदवार हुआ करते थे राजेश त्रिपाठी, और ये बसपा के साथ 2007 में भी चुनाव जीते और 2012 में भी जीते जो। तो जब 2012 में ये हरशंकर तिवारी जी लगातार 2 बार हार गए, तो फिर इन्होंने अपने हट करके अपने बेटे को राजनीति में आगे कर दिए। और पिछले साल 2017 में जब चुनाव हुआ था तो विनय शंकर तिवारी, हरशंकर तिवारी की जो सुपुत्र हैं, वो बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़े थे और उनका ये वोट परसेंटेज है 35.89। राजेश त्रिपाठी जो बसपा के उम्मीदवार हुआ करते थे पिछले 2 बार से, जो 7 और 12 में विजयी हुए थे, वो 2017 में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हो गए और वो दूसरे नंबर पे थे। इनका वोट परसेंटेज 34.35।
ये देखा जाए तो करीब करीब 1.25% 1.5% के वोटों का अंतर था। बहुत कड़ा मुकाबला था 2017 में। समाजवादी पार्टी का वोट देखिए 25.46, राम भोल निषाद लड़े समाजवादी पार्टी से, और जोगेश्वर तिवारी निषाद पार्टी से थे। इनका वोट परसेंटेज 1.49 था जो है। अब आप देखिए 2017 में समाजवादी पार्टी, 2012 में समाजवादी पार्टी, दोनों का वोट जो है यहां देखिए, ये वोट देखिए 25.46 और ये जो है 25.23, ऑलमोस्ट इक्वल है जो है। मैंने 12 और 17 में दोनों में समाजवादी पार्टी के वोट में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ है। उसके पहले अगर देखिए तो समाजवादी पार्टी, चूंकि मुलायम सिंह यादव जब थे तो उनकी एक राजनीति थी, और वो शायद वो इसीलिए अखिलेश में और मुलायम सिंह यादव में यही एक अंतर है कि मुलायम हमेशा जो भी मजबूत नेतृत्व वाले किसी भी समूह का आदमी होता था उसको वो अपने पास पकड़ के रखते थे। और हरशंकर तिवारी से देखा जाए तो ये एक तरह से उनका अंदरूनी समझौता होता था और अपना उस उम्मीदवार वहाँ पे नहीं उतारते थे। तो हरशंकर तिवारी का वोट एक तरह से, अब पता नहीं समाजवादी पार्टी का वोट पूरा जाता होगा कि नहीं जाता होगा, लेकिन ये माना जा रहा है कि वहाँ समाजवादी पार्टी कोई कैंडिडेट नहीं उतरता था। इसका एक और भी रीजन है। उस क्षेत्र को अगर देखें तो ऐसे चिल्लू पार का ये जो विधानसभा है, ये बगल में एक धुरिया पार विधानसभा हुआ करता था। ये उसके कट जाने के बाद इसका गठन हुआ जो है। और धुरिया पार से जो विधायक पहलवान सिंह थे जो है, वो आज समाजवादी पार्टी के, वो आज बसपा के कैंडिडेट हैं यहाँ पे 2022 के चुनाव में। तो ये मुकाबला थोड़ा सा बहुत ही दूसरे ढंग का हो गया है। अगर हम जातीय समीकरणों को ध्यान में रखें, पार्टियों को ध्यान में रखें, तो आप ये निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि समाजवादी पार्टी का जो एक बेस होता है, जो आधार होता है वोट बैंक का, वो यहाँ बहुत कमज़ोर है। कभी भी समाजवादी पार्टी का यहाँ पे कोई कैंडिडेट जीता नहीं है। और बहुजन समाजवादी पार्टी हमेशा मजबूत रही है। उसका रीजन है कि उस क्षेत्र में दलित मतदाताओं करीब करीब 27% के आसपास है, ब्राह्मण मतदाता भी 25% के आसपास है, करीब करीब एक चौथाई। यानी कि दलित और ब्राह्मण अगर दोनों मिल जाएं जो है पूरे के पूरे, अगर तो इस चिल्लू पार विधानसभा में कोई दूसरे जाति का आदमी चुनाव जीत ही नहीं सकता है जो है। तो बसपा से ब्राह्मण उम्मीदवार होना ये सबसे बेस्ट इक्वेशन है इस क्षेत्र के लिए जो है। अब इसमें बदलाव क्या हुआ है देखिए, 2007 और 2012 में जब बसपा से लड़े राजेश त्रिपाठी तो भी चुनाव जीते, 12 में भी जीते, और 17 में जब विनय तिवारी बहुजन समाजवाद पार्टी में चले गए तो भी जीते जो है। तो ये बसपा से ब्राह्मण का होना, ये मान के चलिए कि ऑलमोस्ट वहाँ पे वो समीकरण उसके पक्ष में ही जाता है। लेकिन अगर वोट परसेंटेज देखिए यहाँ पे 2017 में, तो विनय तिवारी बसपा के एक बहुत बड़े सपोर्ट वोट पाने के बाद भी ये कुल वोट पाते हैं 35.89, और राजेश त्रिपाठी बीजेपी के 54.35। इनका वोट बैंक जातीय देखा जाए तो उस तरह का नहीं है जो बसपा का है, क्योंकि बसपा में आपको बताया हम 27% के आसपास है उनका वोट बैंक। बीजेपी का वोट बैंक कुछ जातीय उस तरह का नहीं है। यहाँ पे अगर ब्राह्मण को छोड़ दिया जाए तो राजपूतों की भी संख्या कोई ऐसा नहीं है कि इसको कहा जाए कि ये चुनाव जिताने हराने के लिए लायक है। निषादों की भी देखा जाए तो नहीं है, लेकिन इनकी जो संख्या है जो और जातियों की, वो छुटपुट करके है, जिसमें निषाद पार्टी का एक महत्वपूर्ण योगदान है। अगर हम ये जो पूरे आंकड़े हैं देखिए, मैं 17, 12 और 7 के साथ साथ मैंने 96 का भी एक आंकड़ा दिया है। वो आंकड़ा क्यों दिया है मैं बता रहा हूं। यहां अगर देखिए तो 1996 में हरशंकर तिवारी को जो वोट मिला 38.06%, वो हरशंकर तिवारी जो है हमेशा लोकतांत्रिक कांग्रेस से चुनाव लड़ते रहे, ये बता दें आपको। ये बीएसपी से जो कैंडिडेट थे श्यामलाल, ये कई बार चुनाव लड़े हैं, और बीएसपी से जो है, ये बात अलग है कि इधर नहीं जीते, उधर एक बार शायद चुनाव जीते हैं।
और इनका वोट परसेंटेज 26.14%। गोधन सिंह थे भारतीय जनता पार्टी से 96 में 23.86% और रामभुआल निषाद 5.56%। अब इन दोनों वोटों को देखिए, 96 में जो दोनों जो ये उम्मीदवार हैं बीजेपी के और निषाद के, इनका वोट अगर दोनों दो जोड़ दिया जाए 23.86 और 5.5, ये दोनों 29.36 29.36% हो रहा है। ये जो वोट परसेंटेज आप देख रहे हैं, ये प्योर आज के समय में भारतीय जनता पार्टी का ये वोट है, यानी कि करीब करीब 30% वोट ऑलरेडी यहां पे है। इस वोट में अगर आपका राजेश त्रिपाठी का जो कुछ भी ब्राह्मण वोट अगर मिल जाए तो ये सीट बहुत ही आसानी से विनय शंकर तिवारी से ये चुनाव जीत सकते हैं। एक तो पहली बात हो गई। दूसरी बात देखिए, विनय शंकर तिवारी को अगर हम देखें तो उनका जो वोट का आधार है, जिससे कि अगर समाजवादी गठबंधन का वोट का आधार क्या है, जातीय आधार, यादव, मुस्लिम, राजभर, ब्राह्मण। यहाँ पे तो यादव की संख्या यहाँ पर इतनी नहीं है कि किसी के चुनाव को जिताने हराने का माना रखते हों, जो है राजभर भी उतनी संख्या में नहीं है, मुस्लिम की भी संख्या नहीं। अच्छा, मुस्लिम कितने हैं इसको देखने के लिए मैंने इस पूरे 30 साल पहले का मैंने चुनाव जितना भी था 1980 तक मैं गया। जब 1980 में मैंने देखा कि एक बार यहाँ बद्र आलम नाम के कोई व्यक्ति थे, कोई राजनीतिक रहे होंगे, मुझे चूंकि बहुत ज्ञान नहीं रहता है उस क्षेत्र का, जो है वहाँ पे 3% 3.02% पाए। और उसी 1980 में पारस निषाद, ये दोनों ही इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे, 5.71% पाए। तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि उस एरिया में 6-7% के आसपास निषाद हैं और मुसलमानों की भी संख्या 3-4% होगी, जो है। तो अगर हम इस वोट में अगर ये जो राजेश त्रिपाठी का 2017 में 34.35% पाए हैं, इसमें चूंकि निषाद पार्टी ने, इसमें निषाद का वोट नहीं था, यानी रामभुआल निषाद एसपी से लड़े थे, तो स्वाभाविक है कि समाजवादी पार्टी में रहे होंगे। और उस समय पिछले बार जो है वो, आज जो संजय निषाद जो भाजपा से हैं, इनका गठबंधन भी वो समाजवादी पार्टी से था। तो मेरा मानना यह है कि इस बार ये राजेश त्रिपाठी के वोट बैंक 34.35 में 6-7% और इजाफा हो जाएगा और ये करीब करीब पहुंच जाएगा 42%, 42% के आसपास। विनय तिवारी जी के वोट में कमी आएगी और हमें लग रहा है कि ये कमी 10% के आसपास, ये करीब 25-26% के आसपास आ जाएंगे। ये तब मैं कह रहा हूं कि जब अभी ब्राह्मण वोट 60% करीब हरशंकर तिवारी को वोट दें और 40% से भी कम राजेश त्रिपाठी को दें, तब ये हालत है। देखिए, विनय शंकर तिवारी का लड़ना और हरशंकर तिवारी का लड़ना, दोनों में अंतर है। हरशंकर तिवारी, मुझे जहाँ तक हमें विश्वास है कि आज भी अगर चुनाव विनय शंकर तिवारी की जगह लड़ते तो ब्राह्मणों का मोर देन 80% वोट वो पाते, जो है। लेकिन विनय शंकर तिवारी, हमें नहीं लगता है कि हरशंकर तिवारी जितना उतना वोट ब्राह्मणों का हो पाएंगे, जो है। तो इन दोनों ही हिसाब से, जातीय समीकरण के भी हिसाब से, राजनीति के भी हिसाब से, गठन के भी हिसाब से, और ये वोट के जोड़ने के हिसाब से भी राजेश त्रिपाठी का पलड़ा जो है वो भारी है, विनय तिवारी का पलड़ा जो है हल्का है। बहुजन समाजवादी पार्टी का जो कैंडिडेट है पहलवान सिंह, ये वोट जो है, अब चूंकि देखिए ये जो चुनाव हो रहा है, अगर जातिगत देखा जाए तो राजपूतों का काफ़ी वोट जो है वो जोगी को जा रहा है, जोगी को लोग देख रहे हैं। तो पहलवान सिंह, हालांकि ये पहले भी धुरियापार से विधायक रह चुके हैं समाजवादी पार्टी के, तो स्वाभाविक है कि एक कद के नेता होंगे, जो है। लेकिन इनको अपने भी जाति का वोट जो है इस बार की चिल्लू पार के चुनाव में नहीं मिलेगा। और बहुजन समाजवादी पार्टी का जो वोट है, क्योंकि इतने ज़्यादा सरकारी योजनाएं चली हैं प्रदेश में कि हर घर में कुछ न कुछ योजना पहुंची है और दलितों के लिए तो और भी काम हुए हैं। तो अच्छा, एक बात और भी है कि मायावती भी चाहती हैं कि यहाँ से जो लोग भी बसपा छोड़ करके भागे हुए हैं लोग, उनको चुनाव हराना। तो इस सारे के सारे इक्वेशन ये बता रहे हैं कि जो भी वोट दलित का टूटेगा, वहाँ से ठाकुर का वोट टूटेगा, वो राजेश त्रिपाठी बीजेपी में जुड़ेगा। विनय शंकर तिवारी में
कोई ऐड नहीं हो रहा है और न ही यहाँ पे यादव मुसलमान का वो जंग है, वो वोट है कि इनको और बूस्ट कर सके। तो सारे आंकड़ों को देख करके मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस सीट पे बहुत आराम से चुनाव जीत जाएगी और शायद ये इतिहास होगा, जब से चुनाव भारतीय जनता पार्टी जब बना 80 में, उसके बाद से ये पहली बार होगा कि चिल्लू पार से भारतीय जनता पार्टी का इस पे कब्जा होगा। तो मित्रों, आज ये चिल्लू पार चुनाव का ये विश्लेषण मेरा था। अगला जो मेरा वीडियो होगा, अब कोई विशेष सीटों पे आपकी कोई अगर डिमांड होगी तो मैं ज़रूर कर लूँगा, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि सीट पे कोई इस तरह का विश्लेषण दिया जाए। अब जो जो भी मेरा वीडियो, अगला जो मेरा वीडियो आएगा वो पूरे चुनाव पे, जो अब तक के चुनाव हो चुके हैं और जो 7वां चुनाव होगा, इसमें कैसे वोटों का फ्रैक्शन कहाँ जा रहा है ये मैं बताऊंगा। और ये मैं जाति के आधार पर नहीं बताऊंगा, सिर्फ आंकड़े के आधार पर बताऊंगा। देखिए, हमारा हमेशा जो विश्लेषण होता है वो आंकड़ों से होता है। जाति का मैं ज़रूर सहारा लेता हूँ जो है, लेकिन जब भी उसका इंटरप्रिटेशन मैं करता हूँ, जो है विश्लेषण करता हूँ, क्योंकि देखिए डाटा ही है जो आपको सही निर्णय पर पहुँचाते हैं। जो जातियों का आप एक ट्रेंड मालूम चल सकता है, लेकिन निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए डाटा डाटा जो कहता है वो सब सही होता है। तो मैं बताऊंगा कि 2017, 2012 ये जो दो और 2007, ये 3 चुनाव उत्तर प्रदेश विधानसभा में बहुत महत्व की इसलिए है कि इसके पहले अगर देखा जाए तो 90 के बाद से एक बार अगर छोड़ दिया जाए बीजेपी को जो है, तो कोई भी पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार नहीं बनाई थी। पहली बार हुआ 2007 में, जब मायावती ने पूर्ण बहुमत से बनाया, फिर 2012 में समाजवादी पार्टी ने बनाया, फिर 2007 में जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। तो इन तीनों का हम विश्लेषण करेंगे कि 2007 में वोट कहाँ से कहाँ गया, 12 में कहाँ से गया, 17 में कहाँ से गया, और अब 17 में अगर वोट टूटेगा तो वो किधर जाएगा, कैसे जाएगा, क्यों जाएगा। तो अगला वीडियो मेरा बहुत ही रोचक है और आप लोग से गुजारिश है कि वो देखें। और मेरा वीडियो अगर पसंद आता है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि मेरा कोई भी वीडियो अगर आता है तो आप तक पहुंचते ही सूचना मिल जाए आपको। तो अगले वीडियो के लिए जब तक न आए तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। ये रहा।